कौन थे डॉक्टर डेथ और क्या है उनका संबंध भोपाल गैस कांड से। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और इतिहास के झरोखे में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम आपको डॉक्टर डेथ के बारे में बताएं, 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को भोपाल में क्या हुआ, ये जानना बेहद ज़रूरी है। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी सर्द रात में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 1000 से ज़्यादा लोग भोपाल के हमीदिया अस्पताल में थे। चारों ओर मौत का तांडव हो रहा था। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है और कैसे वो लोगों की जान बचाएं। इस दर्दनाक मंजर की कहानी शुरू होती है 2 दिसंबर 1984 की उस सर्द रात को, जब लोग चैन की नींद सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि कुछ पलों में ही उनके शहर को मौत अपने आगोश में लेने के लिए निकल पड़ी है। भोपाल में बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में पिछले 36 दिनों से प्रोडक्शन का काम बंद पड़ा था, लेकिन रोज़मर्रा का काम अभी भी जारी था। रोज़ की तरह फैक्ट्री के पाइपों को साफ करने के लिए उनमें पानी छोड़ दिया गया था। ये वो पाइप थे जो सीधे तौर पर टैंक नंबर 610 से जुड़े हुए थे। इस टैंक में 42 टन MIC भरी हुई थी। MIC यानी मिथेल आइसोसाइनाइड। अगर पानी इस MIC से मिल जाता तो हादसे को कोई भी नहीं टाल सकता था। मेंटेनेंस न होने की वजह से पाइप में लगे सेफ्टी वॉल्व खराब हो चुके थे और पानी धीरे धीरे करके टैंक नंबर 610 में जा रहा था। रात 11:30 बजे टैंक नंबर 610 में टैंक का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये बताने वाले मीटर खराब पड़े थे और खर्च को कम करने के लिए कंपनी ने टैंक नंबर 610 के कूलिंग सिस्टम भी बंद करा दिए थे। 11:35 पर कंट्रोल रूम में पहली बार तीखी गंध आनी शुरू हो गई थी और रात 12:05 पर टैंक नंबर 610 में भरी पड़ी 42 टन MIC बेकाबू हो गई। करीब 10 मीटर ऊंची गैस की परत टैंक नंबर 610 से निकलकर भोपाल की आबो हवा में घुलने लगी। रात 12:30 बजे गैस ने भोपाल को नींद से जगा दिया। लोगों की आंखें जलने लगी, खांसी और उल्टी से लोग परेशान होने लगे और बामुश्किल सांस ले पा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग एक एक सांस के बगैर दम तोड़ रहे थे। उस रात भोपाल का मंजर खौफनाक हो चला था। लोग घरों से निकलकर सड़कों और अस्पतालों की ओर भाग रहे थे। देखते देखते अस्पताल में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खुद डॉक्टर भी नहीं जानते थे कि उस जहरीली गैस का इलाज कैसे किया जाए। बस ऐसा लग रहा था जैसे उस रात खुद मौत ने भोपाल के लिए जाल बुना था। यहाँ तक कि यूनियन कार्बाइड के डॉक्टरों को भी मिथेल आइसोसाइनाइड से बचाव का तरीका नहीं मालूम था। जहरीली गैस ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। क्या जवान, क्या बूढ़े और क्या बच्चे, सभी मरीज एक के बाद एक दम तोड़ रहे थे। उस रात के अगले दिन भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल के कंपाउंड में लाशों का ढेर लगने लगा था। इन लाशों की फिक्र बस एक व्यक्ति के कंधों पर थी और वो थे डॉक्टर DK सतपथी। 3 दिसंबर 1984 के बाद जिन्हें सारा भोपाल एक नए नाम से जानने लगा था, और वो नाम था डॉक्टर डेथ। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इस शख्स ने गैस के शिकार हुए लगभग 3000 लाशों का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर सतपथी ने 3 दिसंबर को हताहत हुए करीब 876 शवों का पोस्टमार्टम एक बार में एक रात में किया। रात के करीब 1:30 बजे से लोगों का हॉस्पिटल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। शुरू में ये संख्या इक्का दुक्का लग रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये बढ़कर दर्जनों, फिर सैकड़ों, फिर हज़ारों में तब्दील हो गई। तब कहीं जाकर सरकारी अमले को गैस त्रासदी की भीषणता का एहसास हुआ। हालात नियंत्रित करने के लिए डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल किया गया, मगर इस जहर के बारे में जाने बिना इलाज करना मुश्किल था। तब एक सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ज़ुबान पर आया मिथाइल आइसोसाइनाइड का नाम।
बता दें कि साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसे इजाद करने वाला ही उसका स्वाद बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। लेकिन उस रात भोपाल की आबादी में साइनाइड की गैस घुल गई थी। कौन थी वो कंपनी जिसने इतनी बड़ी मानव त्रासदी को जन्म दिया? 1969 में यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट भोपाल में लगाया। यह कीटनाशक दवाइयां बनाने का प्लांट था। इसमें MIC गैस यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इस्तेमाल होती थी, लेकिन MIC का उत्पादन यहाँ नहीं होता था। उसका आयात अमेरिका से किया जाता था। वर्ष 1970 में इस कंपनी ने एक आवेदन दिया कि हमें मिथाइल आइसोसाइनाइड इसी कंपनी में उत्पादन करने का लाइसेंस दिया जाए। 1970 का यह आवेदन 5 वर्षों तक पड़ा रहा, लेकिन अक्टूबर 1975 में यह लाइसेंस इस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा दे दिया गया। आइए आपको बताते हैं क्या है MIC गैस। MIC गैस साधारण गैस नहीं होती है। MIC गैस वह गैस है जिसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था, जो जिनेवा कन्वेंशन से प्रतिबंधित थी, और कहा जाता है कि हिटलर ने इस गैस का इस्तेमाल गैस चैम्बरों में किया था। इस गैस को लगाने वाली फैक्ट्री के लिए कुछ सावधानियां बरतने के नियम हैं। इस तरह की फैक्ट्री नगर की सीमा से कम 20 से 25 किलोमीटर बाहर लगनी चाहिए, लेकिन यह कंपनी जहां लगी वहां बहुत ही घनी आबादी थी। बड़ी बड़ी कॉलोनियां इसके आसपास बसी हुई थीं। इन सभी नियमों की अवहेलना की गई। नियम यह है कि यह गैस बड़े बड़े टैंकों में नहीं रखी जाती है, छोटे छोटे टैंकों में रखी जाती है, और वो छोटे टैंक भी आधे खाली रखे जाते हैं कि अगर कभी पानी उस टैंक में चला जाए और गैस उफनने लगे तो वह जो आधा भरा हुआ टैंक है वह गैस वहीं तक रह जाए और बाहर न छलके। उसके साथ खाली टैंक भी रखे जाते हैं। अगर गैस उफनने लगे तो गैस बराबर के टैंक में डाल दी जाती है। वहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से 15 डिग्री रखा जाता है। इन सभी मानकों और नियमों को कंपनी ने अनदेखा किया और इतनी बड़ी मानव त्रासदी का जन्म हुआ। इस भोपाल गैस त्रासदी में सरकार ने बहुत बाद में जाकर माना कि उस रात गैस हादसे में 3,787 लोग मारे गए थे। लेकिन अगर गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो इस गैस कांड में लगभग 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पूरा भोपाल गुस्से की आग में जल रहा था। तभी हादसे के 3 दिन बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा जब भोपाल पहुंची, कहा कि वो वॉरेन एंडरसन को माफ़ कर दें। लेकिन भोपाल के लोग कैसे अपने कातिल को माफ़ कर सकते थे? वो कातिल जिसका इंतज़ार अब भोपाल को था, वो कातिल भोपाल तो आया, लेकिन तत्कालीन सरकार की मेहरबानी से बचकर निकल गया और फिर कभी नहीं लौटा। मगर कौन था इसके लिए जिम्मेदार और क्या थी वो साजिश? सारी दुनिया उस शख्स का ठिकाना भी जानती थी, लेकिन फिर भी वो आज़ाद था। वॉरेन एंडरसन को सज़ा न मिलना ज़ख्म पर वो नमक था जिसकी चुभन को पीढ़ी दर पीढ़ी भोपाल के लोग आज भी महसूस करते हैं। कहते हैं कि भारत से भागते हुए एंडरसन के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो कार में बैठा, हाथ हिलाया और चला गया। इसके बाद एंडरसन ने कभी हिंदुस्तान नहीं लौटा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एंडरसन को उस समय की तत्कालीन सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई और क्या थी उस मामले की पूरी कानूनी प्रक्रिया। तब तक के लिए इतिहास के झरोखे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।